हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज जो ये हाई स्कूल का हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिस्ट्री का आपके यहाँ पहला चैप्टर है। उसका आज हम आपको पार्ट 8 मतलब कि 8वां पार्ट आपको क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और ये इस चैप्टर का जान लीजिएगा लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट में हम सबसे पहले जैसे कुछ आपकी बुक में क्या हुआ करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हुआ करते हैं उसी में से ज्यादा करके क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, आपसे बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो तो बातें ठीक ठाक थी, लेकिन जो आपकी बुक के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। तो उसमें से काफी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आपको मैंने पढ़ाया है लेकिन उससे संबंधित तर्क आप सही तरीके से नहीं दे सकेंगे। तो इसीलिए जहां से ये चैप्टर क्लोज हुआ उसी के नीचे मैं लिख दिया हूं एनसीईआरटी के प्रश्न, ये जो आपके हैं इसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद आज आपका ये चैप्टर क्लोज कर देंगे और कल से हम अम्ल क्षार एवं लवण वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप सब लोग अपनी नोट्स और पेन लेकर के बैठ जाएं और बढ़िया तरीके से इसकी क्या करें, नोट्स बनाएं। नोट्स पर डे बनाइए सब लोग, इस बात को ध्यान दीजिए, नहीं तो ये जान लीजिएगा आप हमेशा पीछे रहेंगे। और जो कहना नहीं मान रहे हैं जान लीजिएगा वो उनको एक दिन खुद भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई दिक्कत है नहीं, पूरी बातें समझ में आती नहीं होगी सही से आपको। तो आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बताते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को रिवर से साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक से। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है धागा होता है उसका। मैग्नीशियम क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी से, रिबन को और मच्छर जोड़ दे रहे हैं एक और शब्द से, रेगमाल से साफ। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी के बुक से भी मिल जाएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, ये जो क्वेश्चन है आपका। तो हम इसका आपको एक जवाब ये दे रहे हैं कि मैग्नीशियम क्या हुआ करता है, जो उसका रिबन होता है, तो जब उसको ऐसे वायु में रखा रहता है तो वो क्या किया करता है, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड से या कार्बोनेट से वो क्रिया किए रहता है। और क्रिया करने के कारण उसके ऊपर एक क्या हुआ करती रहती है, उस कार्बोनेट की या ऑक्साइड की क्या होती है, परत जमी रहती है। अब जैसे देखिए क्या करेंगे, जैसे ये धागा रखा है मैग्नीशियम का, अब ये आपको क्या किया, इसने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, नमी है, इन सब से क्रिया कर रखा है और इसी के ऊपर उसकी क्या होती है, पतली सी ऐसे परत लगी रहती है। तो जब इसको आप जलाएंगे तो उतनी तेजी से नहीं जलेगा जितना तेजी से जलना चाहिए था। मेरी बात को एकदम समझ सकते होंगे। वायु में अगर मैग्नीशियम के धागे को ऐसे खुला रख दिया जाता है तो वो क्या किया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया कर लेता है नमी से, और वो अपने कार्बोनेट और ऑक्साइड की एक पतली सी परत बना लेता है और वह परत उस धागे के ऊपर क्या होती है, जमी रहती है। और जब हम उसको जलाते हैं तो उसका सही तरीके से दहन नहीं होता है। इसीलिए हम क्या किया करते हैं, जब उसको जलाया जाता है तो जलाने से पहले रेगमाल, आप लोग देखे होंगे, उसी रेगमाल से लेते हैं और ऐसे इसको खींच देते हैं। और जैसे जब रेगमाल से खींचते हो ना, तो जो ये कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की ऑक्साइड की उसके ऊपर परत जमी होती है वो हट जाती है और वो क्या होता है, बढ़िया तरीके से उसका क्या हो सकता है, वो जलने में सहायक हो सकता है। तो आई होप क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। मैं इसका आंसर अब आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आंसर आप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे कॉपी में। अब देखिए यहीं से शुरू करता हूं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर, क्योंकि वायु में रखे हुए
मैग्नीशियम, वायु में रखे मैग्नीशियम के धागे पर या रिबन पर कार्बोनेट इसकी मैग्नीशियम की ऑक्साइड की अशुद्धियां एकत्र रहती हैं, जिसे या जो रेगमाल से साफ करने पर हट जाती हैं, जो रेगमाल से क्या करने पर, साफ करने पर हट जाती हैं और मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन या ऑक्सीकरण आसानी से हो सकता है। कितना अच्छा सा क्वेश्चन, इसका जवाब मैंने दे दिया। ये क्वेश्चन आप ऐसे इसको ब्लैक पेन से लिखिए कि इसको नीली पेन से उतार लेंगे, क्योंकि वायु में रखे हुए मैग्नीशियम के धागे पर कार्बोनेट एवं ऑक्साइड की अशुद्धियां एकत्र रहती हैं और जो रेगमाल से साफ करने पर क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। जैसे रेगमाल उसको साफ करोगे हट जाती हैं और मैग्नीशियम को क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। तो ये पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया, बताया। अब आप ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का हम आपको क्या बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। मैंने इसको लिखवाया है इसलिए इसको आपको बता दे रहा हूं, बस केवल वह समीकरण को संतुलित करने की वह विधि जिसमें गुणांक को एक बार लिखा जाता है और एक बार क्या किया जाता है, मिटाया जाता है। जब तक कि दोनों तरफ समीकरण बराबर नहीं हो जाता है तब तक उस प्रक्रिया को चालू रखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहा किया करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। अगला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये पूछ रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। H2 प्लस Cl2 चेंजेस टू HCl अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये रिएक्शन देखिए आप, यहां पे ये दो अभिकारक हैं, कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक, और दोनों अभिकारक मिलकर के केवल कितना उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का। तो इसीलिए कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक या कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में केवल एक ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है, अतः यह योगात्मक या संयोजन, कौन सी, अतः यह योगात्मक एवं संयोजन अभिक्रिया है। ये इसका क्वेश्चन का जवाब है। अतः यह कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक या कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है आपकी। कौन सी अभिक्रिया भैया, योगात्मक और संयोजन अभिक्रिया है। अगला एक क्वेश्चन है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए हम जो पढ़ाए हुए हैं उसमें से काफी ऐसे क्वेश्चन आपको क्या मिल रहे हैं, पढ़ाए हुए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आप जो मैंने पढ़ाया हुआ है जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को तो आप खुद लिख सकते हो ना। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो मैंने लिखवाया भी है इसको कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज या भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उस
उष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन कैसी अपक्रिया है आपकी? एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। भोज्य पदार्थों की विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, क्वेश्चन है, क्वेश्चन भाई तो देखना ही पड़ेगा ना। भोज्य पदार्थों की मैंने सब क्वेश्चन लिख रखा है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी एक प्रति उपचायक पदार्थ का नाम लिखिए। प्रयुक्त किए जाने वाले, ये क्वेश्चन है, प्रयुक्त किए जाने वाले किसी एक प्रति उपचायक पदार्थ का नाम लिखिए। प्रति उपचायक पदार्थ का नाम लिखिए। अभी जैसे मैंने बताया था कि जो चिप्स होती है उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है चिप्स की पॉलीथेन में, ताकि क्या हो, आपकी कौन सी क्रिया, उस जो तेल युक्त आपका ये भोज्य पदार्थ होता है इसका ऑक्सीकरण ना हो, और जब इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है तो उसमें से जो विकृत गंधिता का गुण होता है वो नहीं पाया जाता है। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भोज्य पदार्थों की विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी एक प्रति उपचायक पदार्थ का नाम लिखिए। तो उस पदार्थ का नाम हुआ करता है, आपको हम बता रहे हैं, इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, BHA आंसर है इसका। उस पदार्थ का नाम होता है भैया BHA। ये BHA एक क्या हुआ करता है, कैसा पदार्थ है, प्रति उपचायक, मतलब कि जो उसका ऑक्सीकरण है उस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को ये रोक देगा, और जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोक देगा तो जो उसकी विकृत गंधिता होती थी वो विकृत गंधिता उसकी उत्पन्न नहीं होती है। यही हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब काफी बच्चे इसका नाम पूछते होंगे, तो आपको हम बता रहे हैं इसका जो पूरा नाम होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी। यस मीन्स क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, और ए मतलब होता है एनिसॉल। ए का मतलब क्या होता है, एनिसॉल, ये इसका पूरा नाम है। क्या नाम मैंने बताया, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ये एक सब्सटेंस है, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल का उपयोग विकृत, ये आपका क्वेश्चन था लेकिन हम हल करा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो हटके हैं। उपयोग विकृत गंधिता को रोकने के लिए किसके रूप में, प्रति उपचायक के रूप में दिया जाता है। तो मजा आ रहा होगा आपको, जो नए नए एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का क्या होता है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीकरण होता है उसका नाम उपचयन भी होता है। इसमें इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है, वह रासायनिक अपक्रिया, में क्वेश्चन का आंसर लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वह रासायनिक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए, अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन। अब बच्चे सोचते होंगे ये उपचयन कौन सी बीमारी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी ऑक्सीकरण को क्या कहा करते हैं, उपचयन। एक पदार्थ का उपचयन
तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। दूसरे पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का क्या होता है? उपचयन होता है। तो इसका आपको जवाब मैंने दे दिया है, मेरे को बताना भी नहीं चाहिए था क्वेश्चन का आंसर, लेकिन यही एक छोटी सी बीमारी थी, इसी को दूर करने के लिए हमने इसको बताया आपको कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? चाहे उसको शॉर्टकट में बोलो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या क्या बोलोगे? और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहां पे ऑक्सीकरण, या ऐसे लगा करके अपचयन, चाहे अभिक्रिया का हो उसको, क्योंकि उसमें दोनों होता है ना, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या आंसर क्या हो जाएगा उसी का? रेडॉक्स। क्या हो जाएगा राजू? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। यही इसका क्या है? जवाब है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे क्या करते हैं? तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, या उसी का नाम क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। तो ये अगला क्वेश्चन था आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग। तो अब हम आपको अगले एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हुआ करता है? एक क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर, मतलब लोहे का पाउडर दिया गया है, उस पे बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को समझिए केवल बस। और यह क्वेश्चन है आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, लौह चूर्ण मतलब लोहे का चूर्ण लिया गया है, पर तनु HCl डालने पर क्या प्रभाव? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। प्रभाव होता है लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या प्रभाव होता है? तो पहले इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। लोहा जो है ये एक प्रकार की धातु है, और ये जो HCl है ये एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। तो जब भी किसी भी, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग फार्मूले याद करते हो, वैसे आप इसको याद करिए कि अगर हम जब भी किसी धातु पर अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन में भी वही होगा कि यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और क्या होता है? आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर होती है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लौह, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखा करें तब, चूर्ण पर HCl डालने पर आंसर है इसका आयरन क्लोराइड, या उसी को हम लोग कहते हैं फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब लौह का मतलब क्या होता है? Fe, और HCl से क्रिया करा दीजिए, HCl, यही रिएक्शन होता है, ऐसे लिखा जाता है आगे चल करके। अब जब ये देखिए ये लौह चूर्ण है आपका, लौह चूर्ण, और ये क्या है? HCl। तो यहां से Fe और यहां से Cl गायब, या मतलब यहां पे आ जाते हैं, तो ये बन जाता है FeCl2। देखिए जो FeCl2 होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है FeCl2 और एक होता है FeCl3। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि इसमें दो बैलेंस है, यहाँ पे 3 है। तो आयरन जो है ये संक्रमण तत्व है, और इसकी बैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। तो जब FeCl2 लिखा जाता है तो उसको फेरस क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस क्लोराइड। और जब FeCl3 के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं भैया? फेरिक क्लोराइड। लेकिन अभी आप फेरिक क्लोराइड तो बना नहीं रहे हैं, अब आप इसको बैलेंस कीजिए। अभी रुक जाइए,
अब यहां से कौन सी गैस निकलेगी, H2 हाइड्रोजन गैस बाहर। अब देखिए यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन कर दिया, अब 2 हाइड्रोजन बस, और ये गैस है तो यहाँ पे कौन सी हो गई, हाइड्रोजन गैस। कौन सी हो गई राजू, हाइड्रोजन गैस। तो बात कंफर्म हुई। लौह चूर्ण पर तब HCl डालने पर क्या प्रभाव होता है, तो जवाब मैंने दिया, लौह चूर्ण पर HCl डालने पर फेरस क्लोराइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। तो इसका जवाब ये मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपको हम बताएं तो आपको बढ़िया सा समझ में आएगा। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी ये सब आप लोग पढ़े ही हो। अगला एक रिएक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, क्या क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अवक्षेपण, इसीलिए तो ढूंढ के लिखे हैं क्वेश्चन सब, और आप लोगों को कहते हैं नोट्स बनाने के, तो आप लोग नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो जल्दी से साफ। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या लिखा हमने, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं। जब आपने इतनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था, चाहे योगात्मक हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे द्विविस्थापन हो, सब पढ़ा है, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं पढ़ा था। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का सीधा सा मतलब यही होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ कोई पदार्थ क्या होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है या शेष रह जाता है, उसी को हम लोग क्या कहा करते हैं, अवक्षेपण रूप अभिक्रिया के नाम से जाना किया करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ या उत्पाद के रूप में अविलेय, नॉन सॉल्युबल, अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है, जो अवक्षेप के रूप में जम जाता है या एकत्र हो जाता है, एकत्र हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यही इसका मतलब है, मेरे जो कहने का मतलब है यही है इसका मतलब। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ है, उत्पाद के रूप में एक अविलेय, नॉन सॉल्युबल, मतलब कि जो पदार्थ क्या हुआ करता है, घुलता नहीं है, उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, अवक्षेप कहा किया करते हैं, जम जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया उसको क्या कहा करते हैं। अब इसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये एक रिएक्शन है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा छोड़ेंगे नहीं। सोडियम सल्फेट, और ये है आपका बेरियम क्लोराइड। इस रिएक्शन से आप वाकिफ भी हैं, मालूम है तो विस्थापन अभिक्रिया में। तो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन सब का जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहां बनता है
BaSO4 और प्लस बनता है NaCl, ये 2NaCl बनेगा। देखिए यहाँ 2 सोडियम है, वहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, Ba एक है, B एक सल्फेट। तो जो ये बना हुआ क्या है, ये आपका क्या बना है, ये है आपका बेरियम सल्फेट, और ये आपका क्या बना है, नमक। तो इस अभिक्रिया में ये जो BaSO4 है, ये किसके रूप में है, अवक्षेप। अवक्षेप जैसे कि गैस का मैंने चिन्ह बताया ये था, तो अवक्षेप का चिन्ह ऐसा होता है। सब लोग सोचते हैं यार ये अवक्षेप इतनी देर से कर रहे हैं, अवक्षेप का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आप पानी लीजिए, उसमें नमक को घोलना शुरू करिए, तो आप देखते हो कि नमक का कुछ भाग क्या हुआ करता है, उस पानी के अंदर नीचे बैठ जाता है, मतलब वो पानी में घुलता नहीं है और नीचे जा करके एकत्र हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं कि जब उसमें उत्पाद बनता है, तो उस उत्पाद के साथ क्या हुआ करता है, कुछ अविलेय पदार्थ बन जाता है, और वह अविलेय पदार्थ क्या होता है, वो पात्र की पेली में एकत्र हो जाता है। तो इसीलिए उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इस अभिक्रिया में दीज आर रिएक्शन, इस अभिक्रिया में कौन, BaSO4 अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो आई होप एकदम बढ़िया सा क्लियर हो गया होगा अवक्षेपण अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्या होता है, अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है, और जो अवक्षेप के रूप में नीचे जाकर के वो क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम सल्फेट, ये क्या है राजू, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अपक्रिया कराई जाती है तो बनता क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये बनता है नमक। तो जो ये बेरियम सल्फेट बना हुआ है, ये किसके रूप में प्राप्त हुआ है, अविक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है। और ये जो मैंने साइन यहाँ पे लगाया है, ये किसका साइन है, अवक्षेप का। जैसे ये साइन जो होता है ये अवक्षेप का होता है, और ये जो साइन होता है कैसे होता है, किसका, गैस मुक्त होने का, जब किसी रिएक्शन में कोई गैस मुक्त होती है। और ये साइन किसका होता है, गर्म करने का। डेल्टा का मतलब क्या होता है, गर्म करने का। और ये जो साइन है ये है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब जो अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। और ये जो रिएक्शन है ये कौन सी अभिक्रिया का है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। ये तो ये सब साइन होते हैं, जो चिन्ह हैं, जो आपकी केमिस्ट्री में क्या हुआ करते हैं, यूज किए जाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, उनका हम आपको क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन सब का जवाब भी सुन रहे होंगे। एक क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, तो आपको उसको खुद जवाब आप दे सकते हो कि लोहा को अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वो वायु की उपस्थिति, वायु में उपस्थित नमी से क्रिया कर लेता है, और उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड नामक एक परत जम जाती है, जिसे जंग कहा करते हैं, और वह धीरे धीरे लोहे की मजबूती को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। इसीलिए जब हम लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं तो उस पर संक्षारण अर्थात जंग नहीं लगता है, क्योंकि पेंट उसके ऊपर एक कुचालक क्या करता है, परत का निर्माण कर लेता है, और वह उसको जंग से बचा लेता है। तो ये सब क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए में इम्पॉर्टेंट लगे, उन क्वेश्चन को हमने आपको हल करा दिया। तो इस तरीके से ये आज टॉपिक यहीं पे आपको क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं। अगला जो आपका लेक्चर होगा वो अम्ल क्षार एवं लवण का होगा, और आप सभी लोग की पहले लेसन की पूरी नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, और सभी बच्चों से उसको ये आप जान लीजिए, जो लिखें तो उसको आप घर पे बैठ करके लर्न करें और अच्छी तरीके से उसको तैयार करें। हमने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया पूरा विधिवत तरीके से, और अगर आप सब लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छा लगता है, और तो आप सब लोगों का भी कुछ कर्तव्य है कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप सब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए,
ताकि उन्हें भी आप बताने का प्रयास कीजिए, जिससे उनका भी आपके साथ साथ क्या हो सके। आप सोचिए, अगर आप एक बच्चे को आप बताओगे, 2 बच्चे को बताओगे, अगर उसमें थोड़ी सी भी जिज्ञासा होगी, पढ़ने की भी मन होगी, इच्छा होगी उसकी, तो अगर वो पढ़ने लगेगा तो वो आपके कारण उसकी भी तैयारी रुकेगी नहीं। तो ये भावनाएं आपकी होनी चाहिए वसुधैव कुटुंबकम की। तो आप जान लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको बताएंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे हम कल एक नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।